तो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स पॉइंट बाय रविंदर। आज की जो क्लास है उसमें हम बीएससी जो पार्ट थर्ड ईयर है उसका एक बेहद महत्वपूर्ण पेपर को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है सॉलिड स्टेट फिजिक्स, जिसको हिंदी में कहेंगे ठोस अवस्था भौतिकी। ये जो पेपर है राजस्थान यूनिवर्सिटी और शेखावाटी यूनिवर्सिटी और मत्स्य यूनिवर्सिटी अलवर के अंतर्गत ये थर्ड पेपर के अंतर्गत आता है, और अन्य जो यूनिवर्सिटी है उसमें आप अपने हिसाब से इसको देख सकते हैं। और इसके जो मैक्सिमम जो मार्क्स हैं वो 34 हैं। अब देखो, ये जो ठोस अवस्था जो भौतिकी है इसमें केवल हम ठोसों की बात करेंगे, जितने भी ठोस पदार्थ हैं उनकी हम यहाँ पे बात करेंगे। लिक्विड और गैसियस जो स्टेट हैं पदार्थ की, उसकी यहाँ पे कोई उसका जिक्र नहीं होगा। देखो फ्रेंड्स, अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो ठोसों को सामान्यतः दो भागों में बांटा गया है। जो ठोस जो होते हैं ना, ठोस पदार्थ होते हैं, वो दो प्रकार के होते हैं, ऐसे कह सकते हैं। तो ठोसों को सामान्यतः कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। अब देखो वो दो भाग कौन कौन से हैं। एक तो है क्रिस्टलीय ठोस, जिसको बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। एक तो है क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा होता है नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड, जिसे अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। अब देखो क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर क्या है। देखो क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं ना, इसमें एक निश्चित ज्यामितीय आकृति पाई जाती है। इसमें क्या पाई जाती है? एक निश्चित ज्यामितीय आकृति पाई जाती है। जबकि जो अक्रिस्टलीय जो ठोस होते हैं इसमें कोई निश्चित ज्यामितीय आकृति नहीं पाई जाती है। तो इसकी तो परिभाषा ये हो जाएगी क्रिस्टलीय ठोस की कि ऐसे ठोस जिसमें एक निश्चित ज्यामितीय आकृति पाई जाती है क्या कहलाते हैं? क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। और अक्रिस्टलीय ठोस किसे कहेंगे? ऐसे ठोस जिसमें कोई निश्चित ज्यामितीय आकृति नहीं पाई जाती है क्या कहलाते हैं? अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय जो ठोसों की जो परिभाषाएं आपको अच्छे से क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट जो है कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो मतलब एक हिसाब से कह सकते हैं जो सॉलिड स्टेट जो फिजिक्स है उनका आधार है। ये जो लैटिस क्या होता है, बेसिस क्या होता है, एकक कोष्ठिका क्या होती है, अभाज्य कोष्ठिका क्या होती है। एकक कोष्ठिका को बोलते हैं यूनिट सेल और अभाज्य कोष्ठिका को बोलते हैं प्रिमिटिव सेल। तो देखो हम इंग्लिश और हिंदी दोनों टर्म्स यूज करेंगे ताकि आपको कोई खास दिक्कत ना हो। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है लैटिस या जालक। अब देखो जालक या लैटिस किसे कहेंगे? सबसे पहले हम इसको पढ़ते हैं क्या कहता है। आकाश में अणु या परमाणु की स्थिति को बिंदु के द्वारा व्यक्त करते हैं। मतलब कोई भी स्पेस है उसमें अगर आपको अणु या परमाणु की स्थिति को बताना है तो उसकी स्थिति को किससे व्यक्त करोगे? बिंदु से। और उस बिंदु को हम क्या कहते हैं? जालक बिंदु, लैटिस पॉइंट कहते हैं उस बिंदु को। तथा इन बिंदुओं की त्रिविम में पुनरावृत्ति करने पर ये जो बिंदु हैं इनकी आप 3D में आप इसकी रिपीटेशन करोगे, त्रिविम में पुनरावृत्ति करने पर जो संरचना प्राप्त होती है वो जालक संरचना क्या कहलाती है? जालक संरचना कहलाती है। संरचना जो है जालक कहलाती है। देखो जैसे मान लिया आपको NaCl का क्रिस्टल बनाना है तो सबसे पहले आपको ये बताना पड़ेगा कि NaCl के जो एटम है वो कहाँ कहाँ पे रखे जाएंगे। तो देखो ये जो पॉइंट्स हैं जिसके द्वारा हम किसी क्रिस्टल में परमाणु की स्थिति को व्यक्त करते हैं, इन बिंदुओं को हम क्या कहते हैं? जालक बिंदु। और ये जो क्रिस्टल में इनकी पुनरावृत्ति करने पर जो संरचना हमें प्राप्त होती है ना, उसको बोलते हैं लैटिस या जालक। तो यही बात हमने यहाँ पे बोली है कि आकाश में अणु या परमाणु की जो स्थिति है उसको हम किससे डिनोट करेंगे? बिंदु से। और ये जो इस बिंदु को हम क्या कहेंगे? जालक बिंदु। मतलब अभी तक हमने इन बिंदुओं पे एटम या अणु या परमाणु को नहीं रखा है। ये जो स्थिति है वो अणु या परमाणु को रखने से पहले की है। तो देखो जालक बिंदु कहते हैं इन जालकों की त्रिविम में पुनरावृत्ति करने पर जो संरचना प्राप्त होती है उससे क्या कहते हैं? जालक या लैटिस कहते हैं। अब देखो नेक्स्ट जो परिभाषा है वो है आधार, जिसको कहते हैं बेसिस। तो जालक बिंदु से जुड़ा अणु या परमाणु का जो समूह है
उसे हम क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। मतलब पहले तो हमने परमाणु की स्थिति बता दी कि यहाँ पे हम परमाणु या अणु को रखेंगे, उसके बाद में आपने कहा कि यहाँ पे तो हम Na+ रखेंगे और यहाँ पे हम Cl- रखेंगे, तो ये NaCl की स्ट्रक्चर बन जाएगी। तो जालक बिंदु से जुड़ा अणु या परमाणु का जो समूह है वो क्या कहलाता है, आधार कहलाता है। तो NaCl जो है अणु या परमाणु का समूह हो गया, तो वो क्या कहलाएगा, यहाँ पे आधार है। ये तो मैं एग्जांपल आपको दे के कह रहा हूँ। तो देखो इसको एक स्ट्रक्चर के द्वारा हम समझते हैं। देखो ये तो जालक बिंदु पर रखने के लिए जो अणु या परमाणु का समूह है, जिसे हम क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। और परमाणु की जो स्थिति को हम बिंदुओं के द्वारा व्यक्त करते हैं आकाश में, तो हमने कह दिया कि ये बिंदु है, यहाँ पे आपको अणु या परमाणु रखने हैं। तो ये जो बिंदु है, ये जालक बिंदु, और ये पूरी जो संरचना है ये क्या कहलाती है, लैटिस या जालक कहलाती है। और अणु या परमाणु को इस बिंदुओं पर रखने के बाद में जो संरचना प्राप्त होती है, ये क्रिस्टल संरचना है। देखो ये नीचे लिखा हुआ है, ये तो आधार हो गया, ये जालक हो गया, और इसके बाद में जो संरचना हमें मिलती है वो क्या कहलाती है, क्रिस्टल संरचना। और आकाशीय जालक, मतलब जालक और आधार मिलकर किसका निर्माण कर रहे हैं, क्रिस्टल संरचना का निर्माण कर रहे हैं। तो यही चीज़ अभी आप नोट्स में भी देखेंगे। देखो चलते हैं। तो देखो आधार क्या है, जालक बिंदुओं से जुड़ा अणु या परमाणु के समूह को हम क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। अब उसके बाद में देखते हैं, प्रत्येक जालक बिंदु को जब आधार से जोड़ा जाता है तो क्या बनता है, क्रिस्टल संरचना प्राप्त होती है। यही तो बात हम बता रहे हैं। जालक क्या होता है, आवर्ती बिंदुओं का समूह है। आधार क्या है, अवयवी तत्व है। मतलब जैसे NaCl हो गया, CHCl हो गया, जिसका भी वो क्रिस्टल संरचना है उसका अवयव होगा। और जालक और आधार दोनों मिलकर किसका निर्माण करेंगे, क्रिस्टल संरचना का निर्माण करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि लैटिस और बेस की जो डेफिनेशंस हैं या बेसिक जानकारी वो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है आकाशीय जालक, जिसको बोलते हैं स्पेस लैटिस। अब देखो आकाशीय जालक 3 प्रकार के होते हैं। एक तो रैखिक जालक, एक होता है द्विविमीय जालक, और एक होता है त्रिविमीय जालक। देखो जैसे नाम से पता चल रहा है, रैखिक जालक केवल एक दिशा में आप चलोगे तो रैखिक जालक आपको प्राप्त होगा। और द्विविमीय जालक मतलब आप एक साथ 2 दिशाओं में चलोगे तो आपको द्विविमीय जालक प्राप्त होगा। और त्रिविमीय जालक जब एक साथ आप 3 दिशाओं में चलोगे तो आपको त्रिविमीय जालक मिलेगा। तो देखो आकाशीय जालक, तो देखो सबसे पहले हम रैखिक जालक की परिभाषा पढ़ेंगे कि एक दिशा में नियत दूरी a द्वारा बिंदुओं की अनंत बार पुनरावृत्ति करने पर बिंदुओं का जो रैखिक व्यू है या पंक्ति प्राप्त होती है उसको क्या कहते हैं, रैखिक जालक। जैसे मान लेते हैं एक दिशा में, ये x दिशा में हम चल रहे हैं, नियत दूरी a द्वारा बिंदुओं की अनंत बार पुनरावृत्ति कर रहे हैं, तो हमें जो संरचना मिल रही है वो कैसी है, ये लीनियर लैटिस है। ये कैसा लैटिस है, रैखिक जालक है, लीनियर लैटिस है। अब देखो दूसरी जो परिभाषा है, इसी को देखो इरेज नहीं करेंगे, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग सही रहेगी। यदि किसी अन्य दिशा में नियत दूरी b द्वारा इन बिंदुओं की अनंत बार पुनरावृत्ति करते हैं तो रैखिक जालक मिलकर, दोनों रैखिक जालक मिलकर एक द्विविमीय जालक का निर्माण करते हैं। देखो जब हम एक दिशा में जैसे इधर चल रहे हैं x दिशा में, a दूरी पर नियत दूरी a द्वारा बिंदुओं की अनंत बार पुनरावृत्ति करते हैं तो यह कैसा जालक मिलता है, रैखिक जालक। अब हम दूसरी दिशा y दिशा ले लेते हैं, ऐसे चलते हैं, दूसरी दिशा में भी ऐसे चलते हैं। तो देखो पहले x दिशा में और y दिशा में, दोनों दिशाओं में बिंदुओं की एक साथ पुनरावृत्ति करते हैं तो कैसा जालक हमें मिलता है, द्विविमीय जालक। और ऐसे ही हम 3D ऊपर की तरफ उठ जाएं तो ये त्रिविमीय जालक का निर्माण करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया है। एक बार मैं इसको इरेज कर देता हूँ। तो देखो आकाशीय जालक क्या है ये हमने पढ़ा। एक दिशा में नियत दूरी a द्वारा बिंदुओं की अनंत बार पुनरावृत्ति करने पर बिंदुओं का जो रैखिक व्यू है या पंक्ति प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं, रैखिक जालक कहते हैं। यदि किसी अन्य दिशा में नियत दूरी b द्वारा इन बिंदुओं की अनंत बार पुनरावृत्ति करते हैं तो दोनों रैखिक जालक मिलकर किसका निर्माण करेंगे, द्विविमीय जालक का निर्माण करेंगे। अब देखो ये कह रहा है त्रिविमीय जालक कैसे मिलेगा,
द्विमीय जालक को किसी असमतलीय दिशा, मतलब उसके लंबवत ही होगी, असमतलीय दिशा मतलब उसी समतल में नहीं होनी चाहिए, तो मतलब वो ऊपर उठेगा तभी तो असमतलीय होगा। द्विमीय जालक को किसी असमतलीय दिशा में नियत दूरी c द्वारा अनंत बार पुनरावृत्ति करने पर जो संरचना प्राप्त होगी वो क्या कहलाएगी? आकाशीय जालक कहलाएगी। तो देखो इसको एक स्थानांतरण समीकरण के द्वारा हम समझ सकते हैं। मान लेते हैं आपने a दिशा में, जैसे x डायरेक्शन में आपने a दूरी को n1 बार रिपीट किया, और यहाँ पे b जो दूरी है उसको आपने दूसरी दिशा में n2 बार रिपीट किया, और c जो दूरी है उसको n3 बार रिपीट किया असमतलीय दिशा में। तो यहाँ पे a वेक्टर, b वेक्टर, c वेक्टर तो आपको क्या कहलाते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन वेक्टर या स्थानांतरण सदिश कहलाते हैं। और n1 n2 जो है ये क्या है? पूर्णांक संख्याएं हैं, मतलब 20 बार रिपीट किया कि 50 बार रिपीट किया तभी तो आपको क्रिस्टल संरचना आपको मिलेगी। तो इनको हम स्थानांतरण सदिश कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आकाशीय जो जालक है, स्पेस लेटिस है, उसकी परिभाषा जो है आपको अच्छे से समझ में आई होगी। नेक्स्ट जो है अभाज्य कोष्ठिका, जिसको हम बोलते हैं प्रिमिटिव सेल। नेक्स्ट जो हमारा जो टॉपिक है वो है अभाज्य कोष्ठिका। देखो अभाज्य कोष्ठिका क्या होता है कि जैसे हम घर बनाते हैं तो किन से बनाते हैं? ईंटों से बनाते हैं। तो देखो घर जो है किससे बनाते हैं? ईंटों से बनाते हैं। तो अब इन ईंटों की बार बार आप रिपीटेशन करोगे तो आपको देखो आपका अपना घर बन के मिल जाएगा, पूरा बड़ा घर आपको मिल जाएगा। तो देखो ये जो ईंट है वो एक अभाज्य कोष्ठिका, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं प्रिमिटिव सेल की तरह कार्य करेगा। तो देखो अभाज्य कोष्ठिका की परिभाषा क्या है? न्यूनतम आयतन वाला वह बहुफलक जिसको त्रिविम में बार बार दोहराने से बाह्य क्रिस्टल ज्यामिति प्राप्त होती है क्या कहलाती है? अभाज्य कोष्ठिका कहलाती है। मतलब न्यूनतम आयतन वाला वह बहुफलक जिसको त्रिविम में बार बार दोहराने पर जो बाह्य क्रिस्टल ज्यामिति प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं? अभाज्य कोष्ठिका। अब देखो ये अभाज्य कोष्ठिका है, इसकी आप त्रिविम में बार बार पुनरावृत्ति करोगे तो क्रिस्टल की बाह्य संरचना आपको मिल जाएगी। मतलब घर की जो संरचना है वो कैसी है? मतलब एक जो घर है या एक जो क्रिस्टल होता है ना, वो लाखों या करोड़ों जो अभाज्य कोष्ठिकाओं से मिलकर बना होता है। अब देखो अभाज्य कोष्ठिका के बारे में 2-3 इंपॉर्टेंट फैक्ट हो रहे हैं। देखो अभाज्य कोष्ठिका को एक अन्य परिभाषा और बता सकते हैं हम। देखो किसी जालक के अभाज्य सदिशों, देखो ये जो अभाज्य कोष्ठिका हमने ली थी ना, ईंट मान लो, इसमें इसकी जो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई जो है वो क्रमशः ए बी सी है। तो ये जो है ए बी सी क्या कहलाते हैं? अभाज्य सदिश कहलाते हैं। मतलब इससे छोटी ईंट नहीं हो सकती, तो ए से छोटी लेंथ नहीं ले सकते, बी से छोटी चौड़ाई नहीं ले सकते और सी से छोटी ऊंचाई नहीं ले सकते। तो ये अभाज्य सदिश हो गए। जो अभाज्य कोष्ठिका की जो भुजाएं होती है ना, उनको हम अभाज्य सदिश कह सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं। तो देखो किसी जालक की अभाज्य सदिशों ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर से बना जो समांतर षष्ठफलक है वही क्या कहलाता है? अभाज्य कोष्ठिका कहलाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है अभाज्य कोष्ठिका में, जो इसको एकक कोष्ठिका से अलग करती है, कि एक अभाज्य कोष्ठिका में केवल एक ही जालक बिंदु होता है। एक अभाज्य कोष्ठिका में केवल एक ही जालक बिंदु होता है। मतलब लैटिस जो पॉइंट होता है ना, एक अभाज्य कोष्ठिका में एक ही होगा। अगर एक से ज़्यादा हो गया तो वो एकक कोष्ठिका हो जाएगा, लेकिन अभाज्य कोष्ठिका नहीं होगा। तथा जालक बिंदु जो होते हैं वो केवल इसके कोनों पर ही होते हैं और कहीं नहीं होंगे। सेंटर में होगा, तो जैसे हम बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक जो स्ट्रक्चर पढ़ते हैं BCC, तो उसमें एक सेंटर पे है, तो वो बॉडी सेंटर जो क्यूबिक स्ट्रक्चर है वो अभाज्य कोष्ठिका नहीं है, लेकिन वो एकक कोष्ठिका है। लेकिन आपने 11वीं 12वीं में सॉलिड स्टेट पढ़ी है थोड़ी बहुत, तो लेकिन आप सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, SC सिंपल क्यूबिक, जिसको सरल घनीय जालक संरचना बोलते हैं। उसमें जो जितने भी एटम होते हैं ना उसके कोनों पर ही होते हैं, तो वो अभाज्य कोष्ठिका भी है और एकक कोष्ठिका भी है। तो देखो अभाज्य कोष्ठिका में केवल एक जालक बिंदु होता है, ये आपको याद रखना है। तो जालक बिंदु में जालक बिंदु केवल इसके कहाँ पे होते हैं? कोनों पर स्थित होते हैं। कहाँ पे स्थित होते हैं? केवल कोनों पर स्थित होते हैं।
अब देखो यही जो चीज़ें हैं अभाज्य कोष्ठिका और एकक कोष्ठिका में अंतर वाली मेन चीज़ यही है, इसको आपको याद रखना है, वरना आप तो एकक कोष्ठिका और अभाज्य कोष्ठिका को दोनों को एक कर दोगे। नेक्स्ट जो है यूनिट सेल, जिसको हम कहते हैं एकक कोष्ठिका। देखो यूनिट सेल की सेम डेफिनेशन है, वही है, न्यूनतम आयतन वाला ऐसा बहुफलक जिसकी त्रिविम आकाश में बार बार पुनरावृत्ति करने पर क्रिस्टल संरचना प्राप्त होती है, क्या कहलाती है? एकक कोष्ठिका कहलाती है। अब देखो ये जो फॉर्मूला हम लिखवा रहे हैं ना, ये न्यूमेरिकल के प्रोस्पेक्टिव से बेहद महत्वपूर्ण है, और बाकी जैसे एकक कोष्ठिका पूछी जाती है तो आपको ये पूरी चीज़ें आपको डिटेल से लिखनी होंगी। एकक कोष्ठिका की सहायता से हम क्या कर सकते हैं? क्रिस्टल का घनत्व ज्ञात कर सकते हैं। अब देखो पूरा जो क्रिस्टल है उसका घनत्व देखो कि एक छोटी सी ईंट से हम निकाल देंगे, तो देखो इसको रो से डिनोट करते हैं, तो एकक कोष्ठिका क्रिस्टल का घनत्व कैसे निकालेंगे? एकक कोष्ठिका में कणों का द्रव्यमान कितना है बटे कणों का आयतन, एकक कोष्ठिका का आयतन। तो इसके द्वारा हम एकक कोष्ठिका से क्रिस्टल का घनत्व ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो यदि एकक कोष्ठिका में कणों की जो संख्या वो n है और प्रत्येक कण का जो द्रव्यमान है m है, तो कणों का कुल द्रव्यमान कितना हो गया? n इंटू एम बटे आयतन एकक कोष्ठिका कितना है? v है। तो ये क्या हो गया? क्रिस्टल का घनत्व जो हो गया n इंटू एम बटे v। अब देखो हमने आपको बताया था कि सभी अभाज्य कोष्ठिकाएं एकक कोष्ठिका, सॉरी देखो ये चीज़, इस चीज़ को आप समझ गए तो आपको सॉलिड स्टेट फिजिक्स समझ में आ गई। अब देखो इसको हम बताते हैं। देखो दो स्ट्रक्चर लेते हैं। देखो आपने एक सिंपल क्यूबिक पढ़ा है, सरल घनीय। इसमें क्या होता है? जितने भी परमाणु होते हैं, एटम होते हैं, वो सारे इसके कोनों पर होते हैं, तो इसको बोलते हैं सरल घनीय, सिंपल क्यूबिक। एक होता है BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। उसमें क्या होता है कि इसमें परमाणु जो होते हैं ना, अणु जो होते हैं, एटम जो होते हैं, इसके कोणों पे साथ साथ एक जो एटम होता है इसके सेंटर पे भी होता है। एक होता है FCC। FCC में देखो 8 जो एटम होते हैं वो तो इसके कोनों पर होते हैं, और 6 जो एटम होते हैं इनके फलकों पे भी होते हैं, फेस पे भी होते हैं। तो देखो जैसे इसमें ये जो स्ट्रक्चर है ना, इसमें अगर हम जालक बिंदुओं की संख्या ज्ञात करें तो देखो इसमें 1/8 जो भाग है और 8 एटम है, मतलब 8 एटम है जो जिनका प्रत्येक का हिस्सा कितना है? 1/8 है। तो प्रभावी जो जालक बिंदुओं की जो संख्या है वो तो 1 हो गई। लेकिन इसमें देखो जो बॉडी सेंटर्ड जो क्यूबिक है, BCC है, इसमें 1/8 इंटू 8, 8 कोणों पे हो गए 8 एटम, जिनमें प्रत्येक का हिस्सा कितना है? 1/8 है, और एक सेंटर पे हो गया। तो प्रभावी जालक बिंदुओं की संख्या कितनी होगी? 2 हो गई। तो देखो हमने बोला था अभाज्य कोष्ठिका में इसमें केवल जालक बिंदु की संख्या केवल 1 होती है, एक से ज़्यादा हो गई तो वो क्या हो गई? एकक कोष्ठिका हो गई, लेकिन अभाज्य कोष्ठिका नहीं हुई। देखो सभी अभाज्य कोष्ठिकाएं एकक कोष्ठिका होती है। देखो जितनी भी सिंपल क्यूबिक हो गई, आगे पूरी फैमिली मिलेगी हमें, जिसमें त्रिंताक्ष, विषमलंबाक्ष, द्विसमलंबाक्ष, घनीय, इसके अलावा षटकोणीय, ये सारी यूनिट सेल्स हैं। और मतलब ये 7 मूलभूत क्रिस्टल निकाय हैं जिनकी विशेषताएं हम आगे की क्लासों में पढ़ेंगे, जिनमें घनीय हो गया, द्विसमलंबाक्ष हो गया, विषम समलंबाक्ष हो गया, त्रिसमन्ताक्ष हो गया, षटकोणीय हो गया, एकंताक्ष हो गया, त्रिंताक्ष हो गया। तो उनमें देखो हम एकक कोष्ठिका में परमाणु की संख्या, सारी चीज़ें देखेंगे। तो देखो सभी अभाज्य कोष्ठिकाएं एकक कोष्ठिकाएं होती हैं। मतलब ये जैसे सिंपल क्यूबिक जैसी जितनी भी स्ट्रक्चर है ना, वो कैसे हैं? अभाज्य कोष्ठिकाएं हैं, क्योंकि इनमें प्रभावी जालक बिंदुओं की संख्या कितनी है? 1 है। तो ऐसी जितनी भी स्ट्रक्चर हैं वो एकक कोष्ठिकाएं हैं। सभी अभाज्य कोष्ठिकाएं एकक कोष्ठिकाएं हैं, लेकिन देखो सभी जो एकक कोष्ठिकाएं हैं वो अभाज्य कोष्ठिकाएं नहीं है। जैसे सिंपल क्यूबिक हो गया, फेस सेंटर्ड क्यूबिक हो गया, ये एकक कोष्ठिका तो हैं लेकिन अभाज्य कोष्ठिकाएं नहीं है, क्योंकि इनमें जालक बिंदुओं की जो संख्या है वो 1 से ज़्यादा है। तो उम्मीद करता हूँ कि अभाज्य कोष्ठिका और एकक कोष्ठिका, प्रिमिटिव सेल और यूनिट सेल में जो माइनर जो डिफरेंस है वो आपको समझ में आया होगा। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिले। और न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स के जितनी भी लगभग 2.5 जो यूनिट हैं
हमने ऑलरेडी अपलोड कर दी हैं, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। और आपने अगर उनको पूरी तरह से कवर कर लिया है तो वहाँ पे हमने विद न्यूमेरिकल सभी चीज़ों को कवर किया है, तो आपके पूरे में पूरे नंबर आने की पूरी संभावनाएं हैं। चाहे आप किसी अच्छे टीचर जिसको मानते हो आप उसके नोट्स दे के मैच करवा के देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।